कारकों में विद्युत का चालन। जी हाँ दोस्तों, दी फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन दी बेसिस के बाद अब हम आ चुके हैं अपनी अगली हेडिंग, अम्लों क्षारकों का तनुकरण यानी कि दी डाइल्यूशन ऑफ द एसिड्स एंड बेस। सो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नमन आचार्य और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवेंद्र आचार्य केमिस्ट्री पर। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी हेडिंग, एक ऐसा कंसेप्ट जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी वो हेडिंग इंक्लूड है। तो क्या होता है तनुकरण? तनु का मतलब होता है पतला, डाइल्यूट। तो हम एसिड्स यानी कि अम्लों को और क्षारकों को कैसे डाइल्यूट कर सकते हैं, और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है वर्ड, कंसंट्रेशन यानी कि सांद्र। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम करेंगे पिछला रिकैप, यानी कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा पिछली क्लास में, तो हम उसको करते हैं सबसे पहले एक बार रिवाइज। हमने सबसे पहले पढ़ा था फ्रेंड्स कि जल प्लस अम्ल यानी कि जो अम्ल होते हैं, जो एसिड्स होते हैं, यदि हम उनको जल में डिजोल्व करेंगे यानी कि जल में घोलेंगे, जल में यानी कि उसके वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, सिंपली वर्ड्स में बोले तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। H प्लस आयन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अब मान्यवर आपको दिख रहा होगा, तो वो क्या करेगा, H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। और H प्लस आयन जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। हमने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था कि जो H प्लस आयन्स होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं। और स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते यानी कि H आयन फिर से करेंगे किससे, वाटर से रिएक्शन। पहले मैं इतना लिख दूं, तो ये क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते यानी कि फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या करेंगे फ्रेंड्स साथियों, ये करेंगे वाटर यानी कि जल से अभिक्रिया, ये वाटर से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो H प्लस आयन ने की वाटर से रिएक्शन, H2O, और क्या बना लिया, H3O प्लस आयन, H3O प्लस आयन। H3O प्लस आयन क्या है, दिस इज ए हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। इसको हम हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोजन आयन नहीं बोल सकते, ये हाइड्रोनियम आयन है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन के कितने, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। और हाइड्रोनियम आयन जो है एक प्लस का आयन होता है, और ये जब कैसे बनता है कि जब हम H प्लस आयन की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। और फिर अब हम थोड़ी सा और रिकैप करते हैं, बढ़ते हैं आगे और फिर देखते हैं कि जो क्षार और क्षारक में क्या डिफरेंस है। तो बेसिस तो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि बेस क्या होते हैं, क्षार, ठीक है, जो वाटर में डिजोल्व करने पर OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि यदि हम जल में उनको घोलेंगे तो वो OH माइनस आयन देंगे। और उनकी जो पहचान होती है वो लाल लिटमस पत्र से नीले लिटमस पत्र में किसी पदार्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम क्षारक कहते हैं। अच्छा, क्षार क्या है, यानी कि एल्कलाई क्या है, एल्काली नहीं मान्यवर, एल्कलाई, एल्कलाई क्षार। क्षार क्या है यानी कि एल्कलाई बोलते हैं हम इसको अंग्रेजों की भाषा में। तो एल्कलाई क्या है मान्यवर, एल्कलाई कहलाता है कि जल में घुलनशील क्षारक को, वो बेस, ऐसे बेस जो जल में घुल जाएं, जल में, लेकिन यहां हम घुलनशील पदार्थ नहीं बल्कि घुलनशील क्षारक वर्ड यूज करेंगे। जल में घुलनशील पदार्थ को जो क्षार कहते हैं यानी कि एल्कलाई कहते हैं। द बेस विच आर सॉल्यूबल इन दी वाटर, जो कि घुलनशील हो किसमें, जल में, जिसको यदि हम जल में घोलें तो घुल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो हमने इतना किया रिकैप। और जो क्षार होते हैं यानी कि जो एल्कलाई होते हैं वो सोर्स यानी कि स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, और चिकन यानी कि स्मूथ होते हैं। उनको यदि हम टच भूल के भी मत करना क्योंकि वो हमारी त्वचा यानी कि स्किन के लिए हार्मफुल भी होते हैं। अब हम देखते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि अम्लों का तनुकरण यानी कि द डाइल्यूशन ऑफ द एसिड है, डाइल्यूशन ऑफ द एसिड्स। तो मानवर हम इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके एनसीईआरटी की बुक में, कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की बुक में एक पेज नंबर 26 पर एक चित्र बना हुआ है सबसे नीचे, सांद्र अम्ल तथा क्षारक वाले बर्तनों में लगे चेतावनी के चिन्ह। अच्छा, जो वो चित्र है वो क्या दर्शाता है, वो ये बताता है कि अम्ल हो या क्षारक हो, एसिड हो या बेस हो, वाटर में डिजोल्व करना इतना सरल नहीं है, इतना इजी काम नहीं है, बहुत खतरनाक काम होता है जल में घुलनशील बनाना। यानी कि हम वाटर में यदि उसको डिजोल्व करेंगे तो बहुत ही खतरनाक काम है, और बहुत सी सावधानियां, प्रिकॉशंस रहते हैं, क्योंकि सीधा जय श्री राम होता है। यदि मान लो हमने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो एसिड और बेस को वाटर में डिजोल्व करते समय
तो क्या होता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि बेस जो होता है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे इस किसके तनुकरण के बारे में। तनुकरण बेसिकली होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है कंसंट्रेशन, यानी कि सांद्रता, यानी कि जब बहुत गाढ़ी कोई चीज होती है। और तनु का मतलब होता है पतला, दी डाइल्यूट, यानी कि तनुकरण। एसिड हो या बेस, हम उनका तनुकरण कैसे कर सकते हैं, यानी कि उनको पतला कैसे बना सकते हैं, ये क्या है, अम्लों हो या क्षारक, उनका तनुकरण यानी कि उनका डाइल्यूशन। तो फ्रेंड्स, अम्लों एवं क्षारकों, सबसे पहले हम लिखेंगे, फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। क्षारकों का तनुकरण क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होता है फ्रेंड्स, एक्सोथर्मिक होता है, उनमें से हीट बाहर निकलती है। आपने देखा होगा कि जो वो होता है, चूना होता है सिलेक्ट यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें जब हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं, उसमें वाटर डालते हैं, तो कितनी गर्म हवा फट के बाहर निकलती है। क्यों? क्योंकि उसमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन, डाइल्यूशन वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, उसमें से हीट बहुत तेजी से बाहर निकलती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इनका तनुकरण कैसा होता है, ऊष्माक्षेपी होता है, या उस तनुकरण की प्रक्रिया यानी कि ये प्रोसेस जो है कैसी, ऊष्माक्षेपी होती है। तो हमने कहा कि जैसे मान लीजिए कि जब हम अम्ल में जल मिलाते हैं, मान लो जब हम एसिड में वाटर मिलाते हैं, ठीक है, तो जब हम अम्ल में जल मिलाते हैं तो हमें जो अम्ल मिलता है वो तनु मिलता है, और साथ ही साथ में तनु अम्ल के यानी कि डाइल्यूट एसिड के साथ में हमें क्या मिलती है, ऊष्मा भी मिलती है, ऊष्मा भी मिलती है, हीट भी मिलती है। तो हम आपसे ये कह रहे हैं, एक मिनट, इसलिए इसीलिए तनु करते समय यानी कि जब हम उसका डाइल्यूशन करें एसिड का या बेस का, हमें क्या है, अम्ल में पानी को नहीं मिलाना चाहिए। अम्ल में पानी को हम नहीं मिलाते हैं, इसीलिए आप देखते जाइए, हम अम्ल में पानी को नहीं मिलाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, हमने इतना देखा कि इसीलिए तनु करते समय अम्ल में पानी को नहीं मिलाते हैं। मतलब समझना, पहले क्या होता है कि अम्ल बहुत तेजी से वाटर से रिएक्शन करता है, एसिड्स। अम्ल में यदि आपने थोड़ा सा भी पानी मिला दिया ना, 2-4 बूंदे या 10 बूंदे, और अम्ल खूब सारा है मान लो, तो खूब सारा अम्ल कूद जाएगा उस छोटे से पानी पर रिएक्शन करने के लिए। तो इसका मतलब रिएक्शन बहुत तेजी से होती है और बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी। तो जो टेस्ट ट्यूब वगैरह होता है उसमें से उछल के बाहर आ जाती है हीट, और वो फूट जाता है टेस्ट ट्यूब। इतनी हीट रिलीज होती है उस टेस्ट ट्यूब में से, या मान लो किसी के ऊपर लग जाए वो। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि इसमें तनु करते समय अम्ल में पानी को नहीं मिलाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर क्या होगा, क्योंकि ऐसा करने पर अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन बहुत ही तेजी से होती है, बहुत फास्टली, बहुत तेजी से होती है, बहुत तेजी से होती है, बहुत तेजी से होती है। भैया तुम शांत बैठिए, अब बिल्कुल, है ना। तथा ऊष्मा भी बहुत निकली, यानी कि हीट भी बहुत ही लार्ज अमाउंट में और बहुत ही तेजी से रिलीज होगी, लार्ज अमाउंट में और फास्टली रिलीज होगी, ऊष्मा भी बहुत अधिक निकलेगी। इसकी जगह, अब हम आगे क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम पानी में, यानी कि हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम वाटर में क्या मिलाते हैं, पानी में थोड़ा थोड़ा, यानी कि स्लोली थोड़ा थोड़ा अम्ल मिलाते चलते हैं। थोड़ा, 2 बार है, थोड़ा थोड़ा अम्ल, उसे किसको, पानी और अम्ल को हिलाते हुए डालते हैं, यानी कि हिलाते स्टेरिंग टाइप की करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे, फिर हिलाया फिर थोड़ा डाला, फिर हिलाया फिर थोड़ा डाला। अब तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, हिलाते हुए डालते हैं। क्या किया मैंने, टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें पानी भर दिया और उसमें
एसिड्स की कुछ ड्रॉप्स डाली, फिर उसको स्टेरिंग टाइप का कर दिया, यानी कि हिला दिया। फिर उसमें से मैंने कुछ डाली एसिड्स की ड्रॉप और फिर उसको थोड़ी सा स्टेरिंग कर दिया। उसमें भी गर्म हो जाता है, लेकिन उसमें क्या है, ज़्यादा गर्म नहीं होता। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था और प्रैक्टिकली भी किया था, है ना। तो अम्ल अपन ने पानी में डाला था, उस वक्त मैंने आपको बोला था कि देखो भाई ये टेस्ट ट्यूब गर्म हो रही है ना। तो उसको पकड़ के भी देखा था तो बहुत तेजी से उसमें से हीट बाहर निकल रही थी। तो आप लोग समझ गए हो। आप बढ़ते हैं आगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अम्लीय और क्षारक दोनों का तनुकरण यानी कि डाइल्यूशन पॉसिबल है। तो बोर्ड हो गया है क्लीन। और अब हम थोड़ा सा क्या तनुकरण यानी कि डाइल्यूशन की डेफिनेशन जरूर देख लें। क्या है मतलब डाइल्यूशन या तनुकरण। तो हम लिखेंगे कि जब हम जल में या फिर अम्ल और क्षारक किसमें, जब हम जल में अम्ल यानी कि एसिड या फिर बेस यानी कि क्षारक मिलाते हैं, तो इस मिलाने की प्रक्रिया को, अम्ल एवं क्षारक को मिलाने की प्रक्रिया को यानी कि इस प्रोसेस को तनुकरण या फिर डाइल्यूशन कहते हैं, या फिर क्या डाइल्यूशन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में यानी कि इन दिस प्रोसेस, क्या इन दिस प्रोसेस प्रति एकांक आयतन में H+ या OH- आयन की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इस प्रक्रिया में यानी कि इस प्रोसेस में क्या प्रति एकांक आयतन यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम, तो प्रति एकांक आयतन में H+ आयन हो, प्रति एकांक आयतन में H+ आयन हो या OH- आयन हो, H+ आयन या OH- आयन की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन वो कितना गाढ़ा है, सांद्रता कम हो जाती है। ठीक है, हमने यहाँ तक देखा। अब मतलब हम इसको कैसे वेरीफाई करें। तो मान लो हमने बनाया एक डायग्राम, ठीक है, आप लोगों को कैमरे में दिख रहा होगा। तो वो डायग्राम क्या है, मान लो हमारे पास 2 कंटेनर है। कितने, 2 कंटेनर है। मुझे डायग्राम की चीटिंग तो मुझे करनी पड़ेगी, उसमें कोई छुपा वो नहीं है, क्योंकि डायग्राम मुझसे नहीं बनता। ठीक है, 2 कंटेनर है। और अब हमने माना हम इसमें क्या लेते हैं, मान लो 500 मिलीलीटर पानी लेते हैं। 500 मिलीलीटर क्या है, इसमें वाटर प्रेजेंट है। 500 ml क्या वाटर, और इस वाले में 1 लीटर 1 लीटर H2O हमने इसमें डाला है। 1 लीटर H2O हमने डाला है। और इस वाले कंटेनर में कितना, इसके आधा यानी कि 500 मिलीलीटर वाटर डाला है। और अम्ल एसिड्स जो है उसको मैं येलो से रिप्रेजेंट करूंगा। तो जो एसिड्स है उसकी अमाउंट दोनों कंटेनर में सेम है, यानी कि अम्ल उतना जितना कि इस कंटेनर में ए वाले में उतना ही बी वाले कंटेनर में है। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। मान लो कि 10 मिलीलीटर HCl कंसंट्रेटेड, बिल्कुल प्योर कंसंट्रेटेड यानी कि शुद्ध गाढ़ा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने डाला 10 मिलीलीटर किसमें, इस वाले कंटेनर में जिसमें 500 मिलीलीटर H2 यानी कि वाटर प्रेजेंट है। और 10 ही मीटर इसमें मिलाया, यानी कि HCl ये चेंज नहीं हुआ। एसिड्स की अमाउंट बिल्कुल सेम है दोनों कंटेनर में, जितना इसमें है उतना ही इसमें है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि एकांक आयतन क्या होता है। एकांक का मतलब ही होता है यूनिट। जैसे कि मान लो आप समझना, हमने कहा कि एक क्यूब बनाया, एकांक घन बना दिया हमने क्यूब, ठीक है, यानी कि यूनिट क्यूब। तो एक ऐसा घन जिसकी सारी भुजाएं ऑल आर्म्स 1 सेंटीमीटर की है, 1 सेंटीमीटर की है। तो एकांक का मतलब ही होता है एक अंक। एकांक का मतलब मान्यवर होता है एक अंक, मतलब कि हमें एक ही लेना, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 मिलीलीटर, एक अंक। तो मतलब कि ऐसा घन जिसकी सारी भुजाएं 1 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास फिर आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन क्या होता है, 1 क्यूब होता है। तो मतलब 1 का क्यूब
तो मतलब 1 सेंटीमीटर का क्यूब ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो एक ही अंक है, 1 अंक, एक अंक 2 3 नहीं होगा, बस एक अंक। एक अंक का मतलब ही क्या है फ्रेंड्स, एक अंक। तो एकांक आयतन में, मैंने क्या बोला, एकांक आयतन में, पूरे आयतन में दिमाग मत लगाइए मान्यवर, वो तो साफ साफ दिख रहा है कि दोनों का आयतन यानी कि एक निश्चित वॉल्यूम फिक्स्ड है। लेकिन मैं आपसे एकांक आयतन की बात कर रहा हूं दोनों कंटेनर में। तो हम उस लिक्विड के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं, तो वो लिक्विड जगह स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहाँ पर मान लो हम कह रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बना के दिखाऊं, एक अंक आयतन मान लीजिए ये है, दोनों में सेम है। अब भैया कंपैरिजन करने के लिए हम एक अंक को काम में लेते हैं। दिमाग में रखना आप हमेशा इस बात को, कंपेयर करने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए हम एक अंक को, यूनिट को काम में लेते हैं। भाई इसमें हम कैसे कंपैरिजन करेंगे। मान लो हमारा एक दोस्त है, मान लो मेरे घर के बाहर मेरा एक क्या है दोस्त है जो कि 240 रुपए के 6 केले लेके आया, 240 रुपए के 6 केले। और मान लो हमारा एक और दूसरा मित्र है, तो वो मान लो, अच्छा चलो 40 मत बोलो, 80 रुपए के 2 किलो केले लेके आए। और मेरा एक तीसरा दोस्त गया तो वो मान लो 500 रुपए के 10 केले लेकर आए। ठीक है, 500 रुपए के कितने, 10 केले लेकर आए। तो अब हम कंपैरिजन कैसे करें कि कौन सस्ता लाया कौन महंगा लाया। तो आप ये चेक कर लो एकांक किसका सस्ता है, यानी कि 1 किलोग्राम किसका सस्ता है, केले की जो अमाउंट है वो 1 किलोग्राम 1 kg किसका सस्ता है, समझो उसी का सस्ता है। ठीक है, तो मान लो मेरे एक दोस्त की तरफ से एक केला जो है 6 मान लो कितने 60 रुपए, 6 चौके हाँ 40 रुपए का है, और एक की तरफ से कितना 50 रुपए का। तो 40 वाले का ज़्यादा सस्ता है। ठीक है, तो आप कंपेयर कर लोगे कि हाँ यार वो सस्ता लाया है। ठीक है, और यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, यदि मैं ऐसे डायरेक्ट समझाता, तो इधर पर मान लो कि हमारे पास ठीक उसी एग्जाम्पल से एकांक में हमें 6 एटम्स HCl के देखने को मिलते हैं। 6 एटम, 6 परमाणु हमें H+ के आयन एक अंक में एक छोटे से डिब्बे में हमको देखने मिले। एक 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमको HCl के कितने H+ आयंस देखने को मिले, 6 H+ आयंस देखने को मिले। और यहाँ पर क्योंकि HCl ज्यादा भर के है तो उतना ही 10 मिलीलीटर, लेकिन वो 2 लीटर में फैला हुआ डाइवर्ज है, यहाँ 1 लीटर में फैला हुआ था, यहाँ जस्ट डबल में। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 ही देखने को मिले, यहाँ पर 3 परमाणु ही या 3 एटम्स ही H+ के आयंस देखने को मिले। तो यहाँ पर एकांक आयतन में एक छोटी सी जगह में, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में इसके आयंस कम है और इसके आयंस ज्यादा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो तुम तार हो गया, मतलब कि जो यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर है, यहाँ पर थोड़ा सा जो ये सॉल्यूशन है ये कमजोर हो जाएगा, कमजोर अम्ल की नज़र से आप उसको देखो, और यहाँ पर जो है ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये 1 लीटर में डाइवर्ज और ये 2 लीटर में डाइवर्ज है, तो इसकी जो पावर है, स्ट्रांगनेस वो थोड़ी ज़्यादा है, और ये जो तनु है वो कंपेरेटिवली थोड़ी ज़्यादा है, और इसकी शक्ति भी थोड़ी सी प्रबल लग रहा है मुझको, 6 एटम्स वाला। ठीक है, ये थोड़ा सा कैसा प्रबल अम्ल रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जिसमें पानी कम है वो प्रबल अम्ल है, यानी कि स्ट्रॉन्ग, और जिसमें पानी थोड़ी हमने बहुत ज़्यादा मिला दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया, वो कौन सा, वो दुर्बल अम्ल है, यानी कि वीक एसिड्स है, और ये कैसा स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। और क्षारक लिया, मान लो तुमने थोड़ी सा पानी और बहुत क्षारक मिला दिया तो दुर्बल क्षारक, और यदि तुमने कम पानी मिलाया तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यानी कि प्रबल क्षारक। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आज हमने समझी हैं, और इस वीडियो में हमने क्या देखा, तनुकरण यानी कि डाइल्यूशन जो कि पॉसिबल है। तो अब हम थोड़ी सा क्या समझते हैं, तो हमारा अगला टॉपिक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने क्या देखा कि एसिड्स की या बेस की प्रबलता यानी कि स्ट्रॉन्गनेस हम इस तरह से भी देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं, और अगली वीडियो में pH स्केल के साथ मिलेंगे, और पावर ऑफ पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन की वीडियो में इतना देर लगाना एक रीजन था ताकि आपको पहले ये सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाता, फिर हम किसके बारे में देखते, फिर हम देखते pH स्केल के बारे में। तो अब हो चुका है कन्फर्म। तो अब हम देखते हैं अगली वीडियो में कि pH स्केल क्या होता है। और वैसे तो मैं गोल बनाया था कि इसी वीडियो में करूं, लेकिन अब हम अगली वीडियो में क्या देखेंगे, pH स्केल के बारे में। और डेफिनेटली हमारी अगली वीडियो pH स्केल पर ही होगी। और जाते जाते एक पॉजिटिव डोज लेती जाइए। हर इंसान ईमानदार है बेईमानी का मौका मिलने तक। नमस्कार।